तो चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन culminates into an organization structure which constitute a network of job position and the authority relationship among the various position। अब देखिए बिजनेस में बहुत काम होता है, तो हर एक काम का अलग अलग स्ट्रक्चर है। एक नेटवर्क के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होना। तो जो जुड़ा रहेगा, अलग अलग जॉब, अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग रिलेशनशिप्स है, और ये सारे लोग एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए ये एक नेटवर्क में जुड़े हैं। The various factors that are usually taken into consideration for designing a good organization structure are job specification, departmentation, authority responsibility relationship, etc. अब देखिए जो अलग अलग फैक्टर हैं जो हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन करने के लिए, उसमें क्या क्या होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन रहता है कि किसको क्या जॉब करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, अथॉरिटी रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वो रिलेशनशिप है। फिर आपका आगे बोल रहा है द होल स्ट्रक्चर टेक्स द शेप ऑफ अ पिरामिड। अब ये एक पिरामिड बनता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट फॉलो। यहाँ पे हम लोग देखिए आगे में एक पिरामिड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड ब्रॉडली इंडिकेट द टास्क असाइंड, द हायरार्कियल रिलेशनशिप एंड द पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, ये इस तरह का एक हायरार्की होता है। टॉप लेवल में सबसे कम लोग होते हैं, फिर मिड लेवल में थोड़े ज़्यादा और लो लेवल में सबसे ज़्यादा, फिर आते हैं वर्कर जो सब मेन आपका ऑफिस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट नीचे आदेश देता है, मिड लेवल मैनेजमेंट अपने नीचे, लो लेवल अपने नीचे। ठीक है, सब में अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज के बेस पर दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक एक करके चलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। An organization structure formed by grouping together all activities into functional department and putting each department under one coordinating head is called functional structure। अब देखिए फंक्शनल डिपार्टमेंट का काम क्या है? जितना भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक साथ ग्रुप कर देंगे। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग हेड होगा, जैसे प्रोडक्शन हुआ, मार्केटिंग हुआ, फिनांस हुआ, पर्सनल हुआ, सबका अलग अलग काम होगा। Thus in an industrial enterprise the functions like manufacturing, marketing, finance, personal may constitute the major separate unit departments of the enterprise। अब जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, फिनांस है, पर्सनल है, ये एक ग्रुप के अंदर आ गया। अब इनके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होगा, फिनांस का अलग डिपार्टमेंट होगा, पर्सनल का अलग डिपार्टमेंट होगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जस्ट ये इतना पढ़ने के बाद, एंड इन केस ऑफ अ लार्ज रिटेल स्टोर परचेजिंग, सेल्स एंड वेयर हाउसिंग मे बी द मेजर यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जब लार्ज रिटेल स्टोर परचेजिंग है, सेल्स है, वेयर हाउसिंग है, तो ये इसके मेजर यूनिट्स हो सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द मेजर यूनिट्स यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स। अब देखिए जो रिटेल स्टोर परचेजिंग है, अब परचेजिंग का भी अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होगा, वेयर हाउसिंग का अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट का काम नहीं कर रहे हो। आप मान लीजिए 10 तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो हर एक प्रोडक्ट को बेचने का अलग अलग तरीका होगा। आगे बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मे बी सब डिवाइडेड इनटू स्टोर्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें अलग अलग स्टोर होगा, रिपेयरिंग का होगा, मेंटेनेंस का होगा, प्रोडक्शन का होगा। तो इस तरह से चीजें होती हैं। ओवरऑल आपको एक ऑर्गेनाइजेशन नजर आया। ऑर्गेनाइजेशन को जैसे जैसे आप बांटते जाओगे वो आगे फैलता जाएगा। इस चार्ट को देखिए, आपको ये चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मान लीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव है कोई। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव क्या देख रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फिनांस, पर्सनल। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या है?
प्रोडक्शन के लिए आपको वर्कशॉप चाहिए, स्टोर चाहिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए, सब यूनिट चाहिए, ठीक है। अब मार्केटिंग के लिए आपको प्रोडक्शन, सेल और सेल का भी सब यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए फिनांस दो, एक अकाउंटिंग, एक डेप्ट कलेक्शन। अकाउंटिंग में सारा हिसाब किताब होगा, फिर जो पैसा डेप्ट है उसका भी कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर है पर्सनल, पर्सनल में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, रेम्यूनरेशन, आप सैलरी दोगे, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दोगे। This form of organization structure helps in developing functional specialization in each unit duly headed by an expert in that functional area. अब देखिए प्रोडक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट है तो उसका एक अलग हेड होता है, मार्केटिंग अलग हेड होगा, फिनांस अलग हेड होगा, पर्सनल अलग हेड होगा। हर एक हेड अपने अंदर का सब हेड्स को जो ध्यान से देखेगा तो इससे आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, काम अच्छे से होगा। This facilitates the coordination within the department since all are fully familiar with the various activities involved. अब इससे क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि जो लोग हैं वो एक साथ मिलके अच्छे से काम करते हैं। अब इससे बिजनेस का काफ़ी फायदा होता है, सारा एक्टिविटी अच्छे से होता है। However, this type of structure is considered suitable for small and medium size organization. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सूटेबल है। इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द यूनिट्स बिकम्स टू अनवाइडली एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे सब हेड्स हो जाएंगे जिनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो स्मॉल और मिडिल और साइज ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में ये काम अच्छे से नहीं आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव मार्केट्स द डिविजनल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड मोर सुटेबल। जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को से डील किया जा रहा है, जहां पर बहुत सारे मार्केट में काम हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि जो काम है वो डिवीजन हो जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, और यही सबसे आसान तरीका है बिजनेस को मैनेज करना। अंडर सच स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स entrusted with all activities related to different products on different territories market. अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हर एक काम को बोल रहा है, organization is divided into units entrusted with all activities related to different products on different territories or market. तो उस हिसाब से अलग अलग मार्केट के हिसाब से, अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से ये डिवाइड होता है। ईच डिविजनल हेड इज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और मार्केटिंग टेरिटरी। अब हर एक डिविजनल हेड जो है वो अपने प्रोडक्ट और मार्केट के हिसाब से काम करेगा और उसको पूरा देखभाल वो करेगा। अब जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर पर्सनल, ऑटोमोबाइल, फिनांस, रेफ्रिजरेटर्स, मार्केटिंग। अब देखिए ऑटोमोबाइल में पर्सनल लोग काम करेंगे, ये प्रोडक्शन होगा, इसका मार्केटिंग होगा, इसका अकाउंटिंग होगा। रेफ्रिजरेटर में भी इसका पर्सनल, कुछ लोग रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगा, अकाउंटिंग होगा। तो जितना भी आइटम्स है वो सब डिवीजन होता जाएगा, सबको देखने के लिए लोग होंगे और वहां पे काम अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट, अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर मोस्ट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप कैन बी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इजिली असर्टेन्ड। अब देखिए बोल रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि जितना भी काम हो रहा है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के ग्रुप से वो इजीली आपको समझ में आएगा, एक दूसरे से वो एसोसिएट होंगे और आपको समझ में आएगा कि कौन सा डिवीजन अच्छे से काम कर रहा है और प्रॉफिट हो रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, मोरोवर इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डिविजनल मैनेजर्स टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड रिजॉल्व ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट मच डिफिकल्टी। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो डिविजनल मैनेजर है, हर एक डिवीजन का जो मैनेजर है वो आराम से जल्दी से डिसीजन ले पा रहा है और जितना भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको वो बिना डिफिकल्टी के सॉल्व कर पाएगा। However, this structure is expensive and it gives rise to duplication of efforts. लेकिन इतना ध्यान रखिएगा ये हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हैं, इसलिए ये जो एफर्ट हो रहा है यहाँ पे वो एक्सपेंसिव हो रहा है, ठीक है, और इसमें बहुत बार एक ही काम को बार बार भी करना पड़ता है। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
Formal organization refers to the officially established pattern of relationship among departments, division and individuals to achieve well-defined goals and is a consciously designed structure of roles. अब देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. कंपनी या बिजनेस जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के संग कैसा रिलेशनशिप होगा, डिविजन्स, उसके बाद इंडिविजुअल गोल्स, काम को कैसे डिवाइड करना है सब में, इंडिविजुअल वर्क क्या है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है रोल्स का, किसका क्या काम है, वो ऑफिशियली सबको बताया जा रहा है बिजनेस के द्वारा, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. इन अदर वर्ड्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली स्पेल्स व्हाट अ पर्सन हैज टू डू, फ्रॉम हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स एंड व्हाट रूल्स, पॉलिसीज एंड वर्क प्रोसीजर्स आर टू बी फॉलोड. दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है. ये सिंपली बताता है कि आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को कौन इन ऑर्डर्स देगा, आप किससे ऑर्डर्स लेंगे, आपके लिए क्या रूल्स है, पॉलिसीज है और काम का तरीका है जो आपको फॉलो करना है. Thus, it is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. ये क्या है, एक डिफाइंड जॉब है, हर एक व्यक्ति का अपना अथॉरिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और अकाउंटेबिलिटी होगा. अकाउंटेबिलिटी का मतलब आपका सीनियर आपको जो काम दिया है, आपको उस काम का लेखा जोखा उनको देना पड़ेगा कि आप वो काम कैसे किए हो, किस प्रकार से किए हो वो. दिस प्रमोट्स ऑर्डर एंड फैसिलिटेट्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन. अब इसमें क्या है, आप ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है, जो प्लान किया जा रहा है, जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, उसको प्रमोट कर रहा है. प्लानिंग और कंट्रोलिंग अच्छे से हो पाएगा. Informal organization, on the other hand, refers to relationship between individuals in an organization based on personal attitudes, likes and dislikes, and originates to meet their social and emotional needs and develops spontaneously. अब देखिए इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है. आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पे आपके बहुत सारे कलीग्स होंगे, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, तो कुछ लोगों से आपका एटीट्यूड मिलेगा, आप लोगों का लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स मिलेगा, साथ ही साथ आपका सोशल और इमोशनल नीड्स भी आस्ते आस्ते डेवलप होगा. जिससे आपका मन मिलेगा वो आपका दोस्त बन जाएगा. इट रिप्रेजेंट्स नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन वर्क सिचुएशन एंड इज सप्लीमेंट्री टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज इट सर्व्स द नीड्स नॉट सेटिस्फाइड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक सप्लीमेंट्री की तरह काम करता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता है, तो उसके लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत होता है. द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू एक्सचेंज पर्सनल व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस एंड सो दे इंटरैक्ट इनफॉर्मली टू फुलफिल सच इंटरेस्ट एंड नीड्स. अब देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल व्यू आपस में नहीं बांट सकते, एक्सपीरियंसेस आपस में नहीं बांट सकते फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से. इसलिए इनफॉर्मली वो क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट, अपना नीड्स, अपने व्यूज को लोगों से बांटते हैं. इन फैक्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड बोथ आर इंटरलिंक्ड. सच ये भी है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उसमें सारा काम नहीं हो सकता, उसके कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए इनफॉर्मली लोग भी काम करते हैं और फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक है, जुड़े हुए हैं. However, they differ in respect of their origin, purpose, structure and authority, channels of communication and behavior of members. अब देखिए जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग चीज में अलग अलग तरीका से होता है. वो उनका ओरिजिन क्या है, किस पर्पस से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, किसकी क्या अथॉरिटी है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जो लोग आपस में काम कर रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर क्या है, ये सब चीज भी देखा जाता है.